हाँ, स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग हमारे एमसी को घेर कर खड़े हुए होते हैं और जो हमारा सूहू होता है वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। सामने वॉरियर उससे यह कहता है कि अगर तुम शुरू से ही हमारे साथ काम करने के लिए मान जाते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। वहीं पर सामने खड़ी मेज कहती है कि भले इसे स्वर्ग गोद कहा जाता है लेकिन फिर भी मुझे इस जैसे अच्छे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पर उनसे भी लोगों की बात को सुनकर जो हमारा सूहू होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे इस जगह पर इन लोगों के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आने शुरू हो जाते हैं कि कैसे ये लोग साथ में मिलकर बड़े से बड़े मोस्टर को यहाँ पर मारा करते थे और ये लोग साथ में मिलकर यहाँ पर बहुत ज्यादा मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन आज वही लोग उसके सामने उसे मारने के लिए खड़े हुए मौजूद हैं। इसलिए वो उनसे यह पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ये मेरे साथ क्यों किया। हीलर यह कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम एक लौते पर्सन थे जो कि हमारे ऑपरेशन को यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस पर सूहू यह कहता है कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आता है। हमारे पास इतनी पावर है कि हम लोगों ने इजली 5 डिजास्टर गेट में से एक डिजास्टर गेट को आसानी से क्लियर कर लिया है। अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करते तो हम लोग बाकी के 4 डिजास्टर गेट को भी क्लियर कर लेते। लेकिन तुम लोग यह चाहते हो कि जो वो गेट है उसे क्लियर ना किया जाए और उसके अंदर से मॉन्स्टर हमेशा बाहर की तरफ निकलते आए। अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो आखिर तुम्हारे और मॉन्स्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या रह जाएगा। इस पर आर्चर यह कहता है कि एटलीस्ट हम लोग इंसानों को तो नहीं मार रहे खुद ब खुद ना। मैंने तुमसे पहले ही ये कहा था कि अगर जो गेट से वो गायब हो जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। अगर सारे के सारे गेट से गायब हो जाते हैं तो जो लोग हमें हीरो मानते हैं वो हमें हीरो मानना छोड़ देंगे और जो हमें रिवार्ड से मिलते हैं वो भी मिलना बंद हो जाएंगे और वो लोग सारे के सारे रिवार्ड्स के लिए हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे। क्या सूहू तुम इस जगह पर टारगेट बनने से डर नहीं लगता है क्या। चलो जबकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, तुम हमारे साथ मिल जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। सूहू कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वहीं पर सूहू हमें यह बताता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है क्योंकि मेज ने मेरे ऊपर पॉइजन का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ ही साथ मेरे ऊपर बहुत सारे जख्म भी हैं जो कि हील नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मैं एक ही चीज अभी कर सकता हूँ, इनमें से किसी एक को इंसानियत को बचाने के लिए मुझे यहाँ पर से ले जाना होगा। यहाँ पर हीरो होने के नाते मैं यही एक लास्ट ड्यूटी को निभा सकता हूँ। और वो यह सब कहने के बाद अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा होता है। ये देखकर वॉरियर और मेज बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेज यह कहती है कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर यकीन मत करना क्योंकि अभी के वक्त पर उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई स्वर्ड मौजूद है। तभी आर्चर इन्हें ये बताता है कि नहीं मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो इतना ही कहता है कि तभी जो हमारा सूहू होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन जो वॉरियर होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है और जो हमारे सूहू का अटैक होता है वो सीधा जाकर मेज के गले के ऊपर लगता है। इसकी वजह से जो मेज होती है वो यहाँ पर मारी जाती है। इस पर आर्चर ये सोचता है कि अगर मैं जरा से भी लेट करता तो मेज की जगह मेरा सर अभी हवा के अंदर लटका रहा होता। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है जो उसकी स्वर्ड है वो ऑलरेडी टूट चुकी है तो आखिर वो कैसे यह कर सकता है। नहीं, उसके बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि वो यह करते वक्त बहुत ज्यादा हाफ रहा है। वहीं पर इस हमले की वजह से जो वॉरियर होता है वो हल्का जख्मी हो चुका होता है, इसलिए जो हीलर होती है वो उसे हील करने लगी होती है और वो ये कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, ये अभी फुल्ली हील नहीं हो सकता है। लेकिन तभी इन लोगों की नजर सामने की तरफ सूहू के स्वर्ड के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर से अजीब सी ऑरा निकल रही होती है जिसने उसके
आधे टूटे हुए स्वर्ड को फुल स्वर्ड कर दिया होता है और उससे कहा जाता है इंटेंजिबल स्वर्ड, जिसे कि हमारे सुहू ने हासिल कर लिया होता है। लेकिन इसका फायदा क्या, वो तो अब पहाड़ के नीचे गिर रहा है और वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन तभी उसे कांग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि जो हमारा सुहू होता है वो डिवाइन स्वर्ड यूनिटी तक पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से उसने अपने अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप को अवेकन कर लिया होता है और उसने इस जगह पर फॉर्मलेस स्वर्ड को भी मास्टर कर लिया होता है और उसने एसएस रैंक की स्किल को अवेकन कर लिया होता है। और साथ ही साथ जो सिस्टम होती है वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देने की बात करती है, जिसकी वजह से वो रियलम ऑफ ट्रांसजेंशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है। इसलिए जो ये सिस्टम होती है वो फिर से टाइम को रिबूट करना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही हमारे सुहू की आँख खुलती है पास्ट में और वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो एक ऑफिसर होता है वो उसे अपने गोद के ऊपर उठाकर सामने की तरफ भाग रहा होता है। वहीं पर जो ऑफिसर होता है वो उसे जागा हुआ देखकर उससे यह कहता है कि तुम इंजर्ड थे, क्या तुम ओके हो? हमारी जो हालत है वो भी के वक्त पर बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि जो एक गेट है वो यहाँ पर अपीयर हुई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सेफ जोन की तरफ ले जा रहा हूँ। वहीं पर यह सुनकर जो हमारा सुहू होता है वो यह सोचता है कि मुझे ये लगा था कि मैं मारा जा चुका हूँ, लेकिन अभी क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की तरफ एक बड़े से गेट के ऊपर पड़ती है, उसके नीचे बहुत सारे गॉब्लिन्स मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। उसकी नजर बैनर के ऊपर पड़ती है जहाँ पर सिंदूरी में लिखा हुआ होता है। तभी उसे ये याद आता है कि ये तो वही जगह है ना जिसके ऊपर कई सालों पहले गॉब्लिन्स ने हमला किया था और जो ये स्टेशन था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये इम्पॉसिबल है। तभी एक एरो उड़ता हुआ आता है और इस ऑफिसर के ऊपर लग जाता है। इसकी वजह से ये दोनों के दोनों लोग यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तभी जो बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं वो इनके पास आने लगे होते हैं। इसलिए जो ये ऑफिसर होता है वो हमारे सुहू को भाग जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन हमारा सुहू हार मानने वाला इंसान नहीं होता है। इसलिए वो उस ऑफिसर के एक्स को उठा लेता है और वो सामने की तरफ जाने लगा होता है। ये ऑफिसर यह कहता है कि उन मॉन्स्टर्स का सामना करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन सुहू उसकी बात को इग्नोर करता हुआ अपने एक्स को सामने की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा जाकर एक गोब्लिन के सर के ऊपर लगता है और इसी से इस गोब्लिन का खेल तमाम होता है। वहीं पर गोब्लिन को मारने की वजह से जो हमारा सुहू होता है वो एक प्लेयर के तौर पर अवेकन हो जाता है, जिसकी वजह जो सिस्टम है वो उसे इस जगह पर और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का मौका देने वाली है। वहीं पर अवेकन होने की वजह से उसे ये चूज करने को दिया जाता है कि आखिर तुम क्या बनना चाहते हो, वॉरियर, मेज, आर्चर या फिर हीलर में से तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर जो हमारा सुहू होता है वो वॉरियर के ऊपर चूज करने वाला होता है, लेकिन तभी उससे ऑफिसर की आवाज आती है जो कि उसे भागने को कह रहा होता है। इसलिए जो सुहू होता है वो रुक जाता है और वो यह सोचता है कि मैं फिर से वॉरियर की तरफ जा रहा था और वो सिस्टम से इस सिलेक्शन को डिले करने के लिए कहता है और वो वॉरियर से यह कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी को अकेला संभाल सकता हूँ। वैसे भी यह सिर्फ एक छोटे मोटे गॉब्लिन्स ही है। और वो यह सब कहने के बाद बड़ी तेजी से इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। इस पर ये गॉब्लिन्स भी काउंटर अटैक करने के लिए आने लगे होते हैं। वहीं पर एक गॉब्लिन सुहू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुहू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये गॉब्लिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारे सुहू ने उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके मरे हुए साथी के अंदर से यहाँ पर अपने एक्स को वापस ले लिया होता है और वो उससे उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर उसे मार डालता है और वो इस जगह पर उस गॉब्लिन्स के स्वर्ड को यहाँ पर ले लेता है और वो हमें ये बताता है कि ये सिर्फ एक छोटे मोटे गॉब्लिन्स हैं जो कि सिर्फ बिगिनर प्लेयर को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इजीली इन्हें प्लास्टिक की तरह काट सकता हूँ। और ये सब कहने के बाद गॉब्लिन्स की खून की नदियाँ बहा देता है और वो बड़ी बेरहमी से सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार डालता है और वो यह सोचता है कि यहाँ पर मेरे गुस्से ने मेरे ऊपर काबू कर लिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने
बॉडी बेहरामी से इन सभी को मार दिया है, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में सोचने का कोई भी टाइम नहीं है। अभी के वक्त पर मुझे एक का मौका मिला है तो मैं उस मौके का पूरे तरीके से फायदा उठाऊंगा। वहीं पर उसके सामने बहुत सारे विंडोज अपीयर हो चुके होते हैं जहाँ पर उसे ये बताया जाता है कि उसने किस किस स्किल और कितने लेवल को यहाँ पर अप किया है। आप पोस्ट कर इसे देख सकते हैं। तभी ऑफिसर हमारे सुहू से यह पूछता है कि आखिर तुम कैसे हो और साथ ही साथ क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या तुम एक प्लेयर हो। तो हमारा सुहू हमें जवाब देता है। वह पर वो इस जगह पर सिस्टम को यह बताता है कि वो एक हीलर बनना चाहता है। इस पर सिस्टम उससे क्लैरिफाई करने को यह कहता है कि क्या तुम सच में हीलर बनना चाहते हो। तो जो हमारा सुहू होता है वो हमें जवाब देता है। इसकी वजह से वो एक हीलर बन जाता है और उसे 5 बोनस स्टैट्स दिए जाते हैं। वहीं पे हीलर बनने के बाद जो हमारा सुहू होता है वो इस ऑफिसर के पास जाता है और वो अपने हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस ऑफिसर के घाव को यहाँ पर भर देता है और वो उससे ये पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इस पर ऑफिसर यह कहता है कि मुझे अब जर्रा बराबर भी दर्द नहीं हो रहा है। क्या तुम एक हीलर हो। सुहू अनजान बनता हुआ यह कहता है कि शायद से हाँ मैं एक हीलर हूँ। वह पर जो सिस्टम होती है वो हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करने की वजह से उसे ये ऑफर देती है कि वो सिस्टम के आर्सेनल से एक वेपन को सेलेक्ट कर सकता है। इस पर जो हमारा सुहू होता है वो एक बिगिनर स्वॉर्ड को चूज करता है और वो ऑफिसर को यह बताता है कि मैं इस गेट को क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ये ऑफिसर यह कहता है कि जो गेट है वो बहुत खतरनाक है। इस पर सुहू यह कहता है कि मुझे अंदर जाकर कुछ करना है इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। और ये सब कहने के बाद गेट की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो हमें ये बताता है कि जैसा कि यहाँ पर बिना किसी क्लास को चूज किए हुए भी मुझे स्वर्ण मेंसिव हासिल हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि जो स्किल्स होती है वो टैलेंट के हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पर क्लास से कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला है, इसलिए मैं जितना चाहूँ उतना स्किल को यहाँ पर हासिल कर सकता हूँ और मैं अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ और मैं इसकी मदद से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता हूँ। जबकि मैंने इस जगह पर हीलिंग क्लास को चूज किया है तो मैं अपने जख्मों को हील भी कर सकता हूँ। अगर पास्ट में मेरे पास हीलिंग मैजिक होता तो मैं अपने जख्मों को हील कर सकता था और उसके बाद जो फाइट की आउटकम होती वो पूरे तरीके से डिफरेंट होती। इसलिए मैं उस चीज को चेंज करने के लिए अब की बार हीलर और स्वॉर्ड्समैन बनूंगा ताकि जो वो चीज है वो दोबारा से ना हो और साथ ही साथ उन लोगों से मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जल्दी होना पड़ेगा ताकि मैं उन सभी के बुरे कामों को रोक सकूं। और हाँ, पास्ट लाइफ के अंदर इस गेट की वजह जो मेरी जान थी वो ऑलमोस्ट जाने वाली थी, लेकिन जो अभी चीज है वो पूरे तरीके से डिफरेंट होने वाली है। भले जो मेरी स्किल है वो यहाँ पर अभी के वक्त पर लो है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और वो ये सब कहने के बाद इस डंजन के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर के नजारे को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर की तरफ गोब्लिन्स की लाशें भरी पड़ी हुई होती है। इसलिए उसे यह समझ में आ जाता है कि जो ये गोब्लिन्स है वो इस जगह पर अपनी जान को किसी से बचाकर बाहर की तरफ आए हुए थे, लेकिन उसे ये पता नहीं चला होता है कि आखिर वो लोग किससे भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से उसे ये पता चल जाता है कि जो गोब्लिन्स थे वो किससे भाग रहे थे। जो गोब्लिन्स थे वो इस जगह पर होबो गोब्लिन से भाग रहे थे जो कि गोब्लिन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। वहीं पर जैसे ये होबो गोब्लिन हमारे सुहू को देखते हैं तो वो अपने हाथ पर रखे हुए गोब्लिन को दूर फेंक देते हैं और वो अपने स्वॉर्ड को हमारे सुहू की तरफ तान देते हैं। यह देखकर सुहू यह कहता है कि क्या तुम लोग मुझे अब अपना शिकार बनाना चाहते हो। वहीं पर यह सब कहने के बाद इस होबो गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके सामने जाकर जरा सा रुक जाता है और वो एनालाइज करता है कि जो इस गोब्लिन की स्किन है वो बहुत ज्यादा टफ है। वो एनालाइज ही कर रहा होता है कि तभी जो ये होबो गोब्लिन होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। इसलिए जो सुहू होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है और वो ये बताता है कि मेरी लेवल इतनी हाई नहीं है कि मैं उनके स्किन को कट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यह करना होगा। और यह सब कहने के बाद उनकी वीक पॉइंट जो की आंख होती है उनके अंदर अपने स्वॉर्ड को घोप देता है और वो यह कहता है कि भले जो ये होबो गोब्लिन है वो मुझसे बहुत ज्यादा लेवल में आगे
हैं, लेकिन सिर्फ ये भी एक होबो गोब्लिन ही है। और वो यह सब कहने के बाद उसके गले को यहाँ पर काट देता है और वो फिर से परेशान होता हुआ ये कहता है कि अरे नहीं, फिर से मैंने अपने हैबिट की वजह से इसे मार दिया, इसलिए मुझे अब अगले बार से ध्यान से फाइट करना होगा। वहीं पर जो साइड वाला होबो गोब्लिन होता है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे सूहो के ऊपर अटैक करने लगा होता है, लेकिन जो सूहो होता है वो आसानी से उसके हर अटैक से बच जाता है और वो यह कहता है कि अगर मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूँ तो मैं उस एक्शन को बार बार करने की वजह से उस चीज को यहाँ पर हासिल कर लूंगा। और वो जैसे यहाँ पर बार बार उस होबो गोब्लिन के अटैक को यहाँ पर डोज कर रहा होता है तो वो इस जगह पर डोज के स्किल को मास्टर कर लेता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अब इस जगह पर पैरी करना शुरू कर देता है। वहीं पर कुछ समय पैरी करने की वजह से वो पैरी स्किल को भी मास्टर कर लेता है। वहीं पर वो इस गोब्लिन का पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के बाद फाइनली इसे मार देता है और वो यह कहता है कि अब मुझे दूसरे गोब्लिन को खोजना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स इस गेट को क्लियर करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन जबकि जो हमारा सूहू होता है वो अंदर की तरफ गया हुआ होता है तो ये लोग अंदर की तरफ नहीं जा पा रहे होते हैं, इसलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो यह कहते हैं कि कौन अंदर की तरफ बिना इजाजत के गया हुआ है, अगर वो बिना कुछ किए बाहर की तरफ आता है तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, अगर वो अंदर की तरफ मारा जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर जो एक पर्सन होता है वो ऑफिसर से पूछताछ कर रहा होता है और वो उससे ये पूछता है कि आखिर गेट के अंदर कौन सा पर्सन गया है। इस पर ऑफिसर ये बताता है कि उसने मुझसे ये कहा था कि वो जस्ट अभी एक प्लेयर बना है और उसने अकेले ये बहुत सारे बाहर आए हुए गोब्लिन्स को मारा था और वो मेरे ऊंट को हील करने के बाद अंदर की तरफ गया हुआ था। उसने यह कहा था कि वो अंदर कुछ करने के लिए जा रहा है। इस पर ये पर्सन यह कहता है कि हम इतने भी लेट नहीं आए हुए थे, लेकिन फिर भी उसने सभी गोब्लिन्स को मार डाला और साथ ही साथ वो एक हीलर है। ये तो सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। अगर वो इस जगह पर एक वॉरियर होता तो मैं इस बात के ऊपर यकीन कर लेता, लेकिन वो एक हीलर है तो आखिर वो कैसे कर सकता है। आखिर जो पर्सन है वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर वो अकेले उस गेट को क्लियर कर लेता है तो मैं उसे अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। वह पर इसी के साथ में फिर से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा सूहू होता है वो बहुत सारे होबो गोब्लिन से फाइट कर रहा होता है और कुछ ही समय के अंदर एक गोब्लिन को छोड़कर सारे के सारे होबो गोब्लिन को मार डालता है। वह पर जो लास्ट बचा हुआ होबो गोब्लिन होता है वो जख्मी होने के बावजूद भी फिर से हमारे सूहू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है, लेकिन जो हमारा सूहू होता है उसे लात मारकर दूर कर देता है और वो उससे यह कहता है कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुम जाओ और अपने दोस्तों को बुला कर लाओ। यह सुनकर जो ये होबो गोब्लिन होता है वो अपने साथियों को बुलाने के लिए चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जो हमारा सूहू होता है वो अपने स्टैट्स पॉइंट को देखने लगा होता है और वो उसके बाद जितने भी बोनस स्टैट्स होते हैं उन्हें अपने मेन स्टेट के अंदर डाल देता है और जो उसकी लेवल होती है वो अभी तक 8 लेवल तक पहुंच चुकी होती है। वहीं पर जो सूहू होता है वो ये बताता है कि मैंने बहुत सारे बेसिक स्किल्स को हासिल कर लिया है, चलो अब इस जगह पर मैजिक स्टोन्स को यहाँ पर उठाया जाए। और वो यह सब कहने के बाद एक होबो गोब्लिन के बॉडी के अंदर से मैजिक स्टोन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो उसके बारे में बताता है कि ये एक डी ग्रेड का मैजिक स्टोन है, इसलिए अगर मैं इसे बेचूंगा तो इसकी कीमत मुझसे 50,000 वोन मिलेगी। पास्ट लाइफ के अंदर मैं इन सभी चीजों को ध्यान नहीं दिया करता था, लेकिन मैं अभी के वक्त पर बहुत ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और यह सब कहने के बाद कुछ समय के अंदर सभी होबो गोब्लिन्स के अंदर से मैजिक स्टोन को बाहर की तरफ निकाल लेता है और टोटल उसने इस जगह पर 20 के आसपास स्टोन्स को हासिल कर लिया होता है और वो यह कहता है कि मैं इससे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि बहुत सारे होबो गोब्लिन्स उसके पीछे आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा सूहू होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो इन सभी होबो गोब्लिन्स को मारने के बाद बॉस के पीछे जाएगा। वो सामने के नजारे को देखकर हमें यह बताता है कि ऑलमोस्ट 30 होबो गोब्लिन्स आए हुए हैं, इसलिए मैं इनका अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनाने वाला हूँ। वहीं पर जिस गोब्लिन को हमारे सूहू ने छोड़ दिया होता है वो अपने साथियों से यह कहता है कि ये वही पर्सन है, चलो इसे मार डालते हैं। और वो सारे के सारे
सारे होबो गॉब्लिन्स हमारे सूहो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते फ्रंट लाइन के जो होबो गॉब्लिन होते हैं उन्हें इजीली हमारा सूहो मार डालता है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो फ्रंट लाइन के होबो गॉब्लिन्स को मारने के बाद बचे हुए गॉब्लिन्स को भी मारना स्टार्ट कर देता है। वो कई सारे गॉब्लिन्स को तो मार लेता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई होबो गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा सूहो होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है और वो ये कहता है तो जो चीफ होबो गॉब्लिन है वो आ चुका है। वहीं पर जो चीफ होबो गॉब्लिन होता है वो लेवल 20 पर होता है, जो कि अभी का बॉस मॉन्स्टर है। वहीं पर चीफ होबो गॉब्लिन की आने की वजह से जितने भी होबो गॉब्लिन्स होते हैं वो साथ में मिलकर हमारे सूहो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे सूहो को बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही होती है, इसलिए वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे होबो गॉब्लिन्स होते हैं उन लोगों को मार देता है। ये देखकर जो चीफ होबो गॉब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हमारे सूहो के ऊपर फियर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से हमारे सूहो का जो दर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो उसकी मसल्स होती है वो इस जगह पर कमजोर हो जाती है। ये देखकर सूहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यह लगा नहीं होता है कि इस जैसे लोकहित का एक बॉस मॉन्स्टर भी फियर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पर जो ये चीज होती है वो हमारे सूहो के लिए कम नहीं होती है कि और भी छोटे मोटे होबो गॉब्लिन्स यहाँ पर आकर हमारे सूहो को घेर लेते हैं। ये देखकर सूहो को ये समझ में आ चुका होता है कि वो बिना किसी मेंटल प्रोटेक्शन का यहाँ पर इस चीज को काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। वहीं पर जो चीफ होबो गॉब्लिन होता है वो हमारे सूहो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगा होता है। ये देखकर जो हमारा सूहो होता है वो अपने हाथ के ऊपर कट लगाते हुए कहता है कि लेकिन एक और तरीका है यहाँ पर इसे काउंटर करने का, यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर पेन देने का। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ऊपर से वो फियर टेक्निक हट जाएगा और ऐसा ही होता है। सूहो के ऊपर जो फियर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होता है वो इस जगह पर डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो आसानी से इस चीफ होबो गॉब्लिन के अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर लेता है। ये देखकर चीफ होबो गॉब्लिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हमारा सूहो होता है वो ये डिसाइड करता है कि चलो जितने भी अभी आए हुए होबो गॉब्लिन्स उन सभी को यहाँ पर खत्म किया जाए। और यह सब कहने के बाद जितने भी छोटे मोटे होबो गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें पूरे तरीके से खत्म कर देता है और इस बार उससे यह बताया जाता है कि तुमने सारे के सारे होबो गॉब्लिन्स को मार दिया, अब सिर्फ चीफ होबो गॉब्लिन ही बचा हुआ है। वहीं पर जो हमारा सूहो होता है वो अपने कटे हुए हाथ के ऊपर हीलिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे हील कर लेता है। अब उसके सामने सिर्फ चीफ होबो गॉब्लिन ही बचा हुआ होता है, जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पर सूहो यह कहता है कि चलो इस चीज को यहाँ पर खत्म करते हैं और इसी के साथ ही इनकी जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है। और जो हमारा सूहो होता है वो शुरू से ही इस चीफ होबो गॉब्लिन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो उसके ऊपर कई सारे कट लगा चुका होता है। भले उसे यह पता होता है कि इससे उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके थोड़े थोड़े डैमेज से ही यहाँ पर चीफ होबो गॉब्लिन की हालत खराब हो चुकी होती है। वहीं पर जो हमारा सूहो होता है वो उसके पाँव में अपने स्वर्ण को घुसेड़ देता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इसके मदद से उसके एक ऊंट को और भी ज्यादा बड़ा करेगा। इसकी वजह से चीफ होबो गॉब्लिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोबारा से हमारे सूहो के ऊपर फियर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बार फियर टेक्निक को ओवरकम करने के बाद हमारे सूहो के ऊपर वो चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, इसलिए वो फिर से अपने स्वर्ण को निकालने के बाद इस होबो गॉब्लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर इतना अटैक करता है कि इसकी वजह से चीफ होबो गॉब्लिन की हालत खराब हो जाती है और वो फाइनली जमीन के अंदर गिर जाता है। लेकिन इतना काफी ही नहीं रहता है, जो हमारा सूहो होता है उसे पूरे तरीके से फिर से हील कर देता है। ये देखकर जो ये होबो गॉब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो हमारा सूहो होता है वो उसे हील करते हुए एक आइकॉनिक शब्द कहता है और वो यह कहता है कि जागो, क्योंकि मुझे तुमसे और भी ज्यादा काम है। भाई सच्ची में यहाँ पर गूज़बम्प्स आ गए। वहीं पर में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो सूहो होता है वो पूरे तरीके से इस होबो गॉब्लिन को प्रैक्टिस बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे बार बार हील करते हुए अपने सभी टेक्निक्स को यहाँ पर रैंक
ए तक पहुंचा देता है। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से जो ये चीफ होबो गॉब्लिन होता है वो पूरे तरीके से टूट चुका होता है और वो अपने सर को पकड़कर नीचे की तरफ बैठ जाता है और वो कांप रहा होता है। वहीं पर मॉन्स्टर को डराने की वजह से जो हमारे हीरो की इंटिमिडेशन होती है वो भी ए रैंक तक पहुंच चुकी होती है। ये देखकर जो हमारा सुहो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यह कहता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, चलो अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। और ये सब कहने के बाद फाइनली इस बेचारे चीफ ऑफ गॉब्लिन की जान ले लेता है और वो ये कहता है कि चलो अब तुम जहन्नम के अंदर जाओ। वहीं पर इस डंजन को क्लियर करने की वजह से हमारे सुहो को बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं, जैसे कि वो लेवल 10 तक पहुंच जाता है और साथ ही साथ उसे 5 एक्स्ट्रा बोनस स्टैट्स भी मिलते हैं और उसे हीलिंग लाइट भी मिलती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जख्मों को हील कर सकती है। उसकी लेवल को बढ़ा दिया जाता है और साथ ही साथ उससे हीलिंग की एक और एबिलिटी मिलती है जिसका नाम क्योर होता है, जिसकी मदद से वो बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। वहीं पर इतने सारे एबिलिटीज को हासिल करने की वजह से जो हमारा सुहो होता है यह कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ऊपर किसी भी पॉइजन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्योंकि मैं उसे इजिली यहाँ पर क्योर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सभी चीजों को हासिल कर लिया है, चलो अब यहाँ पर अपने जान पहचान वाले लोगों से मिला जाए। और यह सब कहने के बाद गेट से बाहर की तरफ रवाना होने लगा होता है। वहीं पर बाहर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये गेट होता है वो बंद होने वाला होता है। यह देखकर सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो हमारा सुहो होता है बड़ी ही आइकॉनिक अंदाज से बाहर की तरफ आता है और उसके आते के साथ ही जो ये गेट होता है वो क्लोज हो जाता है। ये देखकर सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये एक अकेला बंदा एक गेट को क्लियर कर सकता है। वहीं पर बहुत सारे गिल्ड के जो लोग होते हैं वो हमारे सुहो से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा सुहो होता है वो उन सभी को इग्नोर करता हुआ यहाँ पर उस बंदे के पास जाता है जो कि ऑफिसर से पूछताछ कर रहा होता है और वो उससे हेलो कहते हुए ये कहता है कि टीम लीडर जंग आफी होना जो कि साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। यह सुनकर यह बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यह कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। वहीं पर इसी के साथ ही साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग आपस में आमने सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं पर जो हंटर जंग होता है वो कुछ समय पहले की बात को सोच रहा होता है जहाँ पर हमारे सुहो ने उससे यह कहा होता है कि टीम लीडर जंग मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी के वक्त पर आपसे वो सारी बातें नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसके लिए एसोसिएशन चलना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे हंटर लाइसेंस भी चाहिए। उसकी बात को सुनकर टीम लीडर जंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर लाइसेंस को रिन्यूअल करना चाहते हो क्या। वहीं पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो टीम लीडर जंग होते हो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए नहीं आया है, बल्कि ये तो एक अनरजिस्टर्ड हंटर है, ये तो एक नया बना हुआ प्लेयर है और साथ ही साथ जो हीलर क्लास होता है वो सबसे कमजोर क्लास होता है, तो आखिर वो कैसे एक गेट को अकेले कंकर्ड कर सकता है। अगर मैं उसके रिजल्ट को ध्यान से देखो तो मुझे ये वॉरियर लगता है। वहीं पर अपने रिजल्ट को गौर से देखता हुआ देखकर जो हमारा सुहो होता है वो उससे ये पूछता है कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या। इस पर टीम लीडर जंग ये कहता है कि नहीं, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप काम क्या करते हैं। सुहो कहता है कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। टीम लीडर जंग ये कहता है तो इसका मतलब यह है कि आप इस जगह पर बेरोजगार हैं। सुहो ये कहता है कि हाँ, मैंने कॉलेज के अंदर अच्छा खासा नंबर हासिल नहीं किया था, इसलिए आज मैं एक बेरोजगार हूँ। इस पर टीम लीडर जंग ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट होंगे ना। सुहो कहता है कि नहीं, फिजिकल स्टूडेंट था। यह सुनकर टीम लीडर जंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये कहता है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो वॉरियर या फिर आर्चर बनना चूज करते हैं, तो आखिर तुमने यहाँ पर हीलर होना चूज क्यों किया था। इस पर सुहो यह कहता है कि मुझे हर्ट होना पसंद नहीं है। टीम लीडर जंग ये कहता है कि तुमने गेट को अकेले क्लियर किया है, क्या तुम मुझे उसके प्रोसेस के बारे में बता सकते हो। सुहो कहता है कि यहाँ पर कोई भी प्रोसेसर नहीं था, यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं था, मैं बस आम तरह से यहाँ पर गेट के अंदर गया और होबो गॉब्लिन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मैंने सर्वाइव करने के लिए उन सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया। वही वो उसकी बात को सुनकर टीम लीडर जंग को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए जो हमारा सुहो होता है वो उसे यकीन दिलाने के लिए अपने पास से कई सारे होबो गॉब्लिन के
मैजिक स्टोन को बाहर की तरफ निकाल देता है। ये देखकर जो टीम लीडर जंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर सुहो ये कहता है कि ये वो क्रिस्टल्स है जिससे कि होबोगोब्लिन्स को मारने के बाद मुझे मिली है, और साथ ही साथ इसके अंदर चीफ की भी मैजिक स्टोन मौजूद है। मुझे इन सभी चीजों की यहाँ पर वैल्यू के बारे में पता नहीं है, इसलिए जो ये सारी की सारी चीज है वो मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ। टीम लीडर जंग ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इन सभी चीजों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द प्रोसेस करने की कोशिश करूंगा। वहीं पर जो टीम लीडर जंग होता है वो उससे ये पूछता है कि क्या तुम सच में एक हंटर बनना चाहते हो? सुहो हाँ में जवाब देता है, और वो ये कहता है कि जब से मैं यहाँ पर प्लेयर के तौर पर अवेकन हुआ हूँ मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पर एक हंटर बनूंगा। ये सुनकर जो टीम लीडर जंग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन है। लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए ये कहता है कि लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? सो ये कहता है कि मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है। वहीं पर ये सोच रहा होता है कि तुम अपने एक्सप्रेशन को यहाँ पर छुपा नहीं सकते हो। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मुझे ये पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजंस की वजह से हंटर्स बनना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर्स और गेट से सच में बहुत ज्यादा नफरत है। मैंने उसकी वजह से अपने फैमिली को खो दिया था। मुझे ये पता है कि ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी गेट के अंदर अकेले जाना ये मेरा इमोशनल चॉइस है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ तो जो मेरी गुस्सा है वो शांत हो सकती है क्या? मेरे सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आए थे मैंने उन सबको इसी वजह से मारा था, लेकिन मुझे अजीब तरीके से ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि जो मेरी नफरत और जो मेरी गुस्सा वो बिल्कुल भी कम हुई। इसलिए मुझे ये रियलाइज हुआ कि आखिर मुझे क्या करना है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स के हमलों की वजह से और भी ज्यादा विक्टिम ना बने, इसलिए मैं सभी लोगों की सेफ्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन का एक हंटर बनना चाहता हूँ और लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। यह सुनकर जो टीम लीडर जंग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो आगे ये कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन क्या तुम्हें पक्का इसके ऊपर यकीन है? अगर तुम कोरियन हंटर एसोसिएशन के अंदर ज्वाइन हो जाते हो तो तुम्हें एक सिविल सर्वेंट के तौर पर रहना पड़ेगा, और जैसा कि तुम्हें ये पता ही होगा कि हमारी जो पेमेंट होती है वो बाकी प्राइवेट गिल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होती है। सुहो ये कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, मुझे यहाँ पर पेमेंट नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर फ्री एक्सेस चाहिए गेट्स के अंदर जाने की, ताकि मैं उन सबको यहाँ पर कंकर कर सकूं, और साथ ही साथ जो प्लेयर्स क्राइम्स करते हैं मैं उन सभी को रोकना चाहता हूँ। टीम लीडर जंग ये कहता है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? सुहो यह कहता है कि मैं एक ऐसे फील्ड के अंदर वर्क करना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ गेट के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। इसकी वजह से टीम लीडर जंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो ये कहता है कि क्या यह पॉसिबल भी हो सकता है? भले हंटर कोरियन एसोसिएशन के पास बहुत सारे गेट्स के राइट होते हैं, लेकिन वो वेरियस गिल्ड के पास इन्हें ऑक्शन कर देते हैं। इसका जो रीजन है वो बिल्कुल पूरे तरीके से सिंपल है, हमारी जो पेमेंट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए हमें अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पर जो ज्यादातर लोग होते हैं वो एक सिविल सर्वेंट इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि जो ये जॉब है वो पूरे तरीके से स्टेबल होती है। तुम यहाँ पर बिना गेट के अंदर जाए हुए पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर जितने भी दूसरे सिविल सर्वेंट्स हैं वो गेट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन जो सुहो है वो पूरे तरीके से डिफरेंट है। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी सेफ्टी से आगे लोगों की सेफ्टी को रखता है। ये तो सच में एक आइडियल टाइप है सिविल सर्वेंट का। ये एक परफेक्ट नेशन का पेट्रियोट बन सकता है। मैं इतना ज्यादा खुश हो चुका हूँ कि मुझे चक्कर सा फील आ रहा है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर सुहो ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? टीम लीडर जंग ये बताता है कि यहाँ पर बहुत टाइम हो चुके हैं तुम जैसे व्यक्ति से मिले हुए, और हमें तुम्हें इस जगह पर हंटर एग्जाम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर दोनों एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम भी होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात है, जो
इस साल की रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुकी है और कल के दिन एग्जाम होने वाला है। ये सुनकर हमारा सुहू बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन टीम हंटर जंग उसे एक अच्छी बात भी बताता है और वो ये कहता है कि अगर तुम रजिस्टर करना चाहो तो मैं एडिशनल तरीके से तुम्हारी रजिस्टर कर सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर सुहू का जो चेहरा होता है वो पूरे तरीके से खिल जाता है और वो ये कहता है कि क्या ये सही रहेगा। टीम लीडर जंग कहता है कि हमारे एसोसिएशन के अंदर एक ऐसा रूल है कि अगर तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो तुम हायर अप्स के साथ कांटेक्ट करते हुए ये काम इजीली कर सकते हो। इसलिए तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मैं इस बार तुम्हें रिकमेंड करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक दिन के अंदर दोनों एग्जाम की तैयारियां करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारे फाइटिंग टैलेंट को देखकर मुझे फिजिकल एग्जाम की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के बारे में हल्का फुल्का फिक्र है। सो ये कहता है कि नहीं ये ठीक है, आप प्लीज मुझे रजिस्टर कर दे क्योंकि अभी के वक्त पर टेस्ट देना ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं फेल हो जाऊं क्योंकि मेरे पास और भी चांसेस रहेंगे इस एग्जाम को देने के लिए। इसलिए मैं किसी भी हालत में कल एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वहीं पर यह देखकर जो टीम लीडर जंग होता है वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाता है और वो उससे ये बताता है कि और हाँ, कल के दिन पर तुम अपने एप्टीट्यूड का रिजल्ट भी देख सकते हो। इस चीज के बारे में याद दिलवाने के लिए हमारा जो सुहू होता है वो उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी वो उन्हें ये बताता है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस मौजूद नहीं है, इसलिए क्या आप इन सभी मैजिक क्रिस्टल को अभी के वक्त पर सेल कर सकते हैं क्या। उसकी बात को सुनकर जो टीम लीडर जंग होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर जो सुहू होता है वो ये बताता है कि अभी के वक्त पर मैं सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर यकीन कर सकता हूँ और वो है ब्रदर जंग। वहीं पर वो इस चीज के लिए टीम लीडर जंग का शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीम लीडर जंग ने उन सभी क्रिस्टल्स को सेल कर दिया होता है और इससे हमारे सुहू को कुल टोटल मिलाकर 3 मिलियन वोन मिले हुए होते हैं। वहीं पर इस चीज के लिए जो सुहू होता है वो उनका शुक्रिया अदा करता है और वो उनसे एक और फेवर मांगता है और वो ये कहता है कि मुझे सुनने को आया है कि एसोसिएशन के पास एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर एक ऐसी बुक्स रखी हुई है जिसके अंदर से टेस्ट में सवालात आते हैं, इसलिए क्या मैं आज रात वहाँ पर पढ़ सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो टीम लीडर जंग होता है वो इसके लिए मान जाता है। वहीं पर वो इसके बाद हमारे शो को अपने लाइब्रेरी को दिखाते हुए कहता है कि यह रहा हमारे एसोसिएशन का लाइब्रेरी, यहाँ पर पढ़ने के लिए तुम्हें एम्प्लॉय कार्ड नहीं लगने वाला, इसे तुम बिंदास यहाँ पर पढ़ सकते हो। और वो उससे कल मिलूंगा कहकर यहाँ पर से चला जाता है। वही पर जाता हुआ देखकर जो हमारा सुहू होता है ये कहता है कि जो ब्रदर जंग है वो बिल्कुल पहले की तरह है, वो हमेशा एक अच्छे इंसान है और वो हमेशा एक भरोसे वाले इंसान रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो जल्द ही इस जगह पर एसोसिएशन के फ्यूचर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। बाय द वे, इस चीज को ना जानने की एक्टिंग करना ये सच में बहुत ज्यादा अजीब लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तीज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस जगह पर ऐसा एक्ट करूंगा कि मैं सभी चीजें जानता हूँ तो तुम यहाँ पर पूरे तरीके से सस्पिशियस हो जाओगे। चलो अब इस जगह पर रीडिंग किया जाए। और वो यहाँ पर बुक्स को खोलता हुआ हमें ये बता रहा होता है कि यहाँ पर मुझे फ्यूचर में होने वाली जो मेजर चीजें हैं उन सभी चीजों के ऊपर याद है, लेकिन जो छोटे मोटे चीजें मैं उन सभी चीजों को भूल चुका हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। इसलिए मुझे अभी उस स्किल को हासिल करना होगा। तभी उसकी नजर एक बड़े से बुक के ऊपर पड़ती है और वो उसे इस जगह पर निकाल लेता है और वो जब इसके बारे में जानकारी निकालता है तो उसे ये पता चलता है कि जो ये बुक है वो दूसरी दुनिया की है और इस बुक को यूज करने के लिए यहाँ पर नॉर्मली पढ़ना नहीं पड़ता है बल्कि उसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो ये कहने के बाद इस बुक को अपने सर के ऊपर रख लेता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है और वो ये कहता है कि आखिर यह काम क्यों नहीं कर रहा है। कहा जाता था कि इसे इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके से ही रखा जाता है। तभी उसे ये बताया जाता है कि जो लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज है वो तुम्हारी स्टोरी के ऊपर इंटरेस्टेड है, इसलिए वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है। और इसी के साथ ही जो ये बुक होता है वो ग्लो करना शुरू हो जाता है और जो हमारा सुहू होता है वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और इसे ही कहा जाता है द लाइब्रेरी ऑफ द मेमोरीज। वहीं पर इस जगह के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी जगह है जो कि तुम्हें ये याद कराने में हेल्प करती है जो चीज तुमने
तुमने यहाँ पर आज तक फील या फिर देखी है, ये एक ही बार में तुम्हें वो सारी की सारी चीज याद कर देगी और जो ये चीज वो तुम्हें हमेशा याद रखेगी। तुम इस चीज को कभी भी नहीं भूल पाओगे, चाहे वो अच्छी मेमोरीज हो या फिर बुरी मेमोरीज हो। वहीं पर वो आके ये बताता है कि इस स्किल को हासिल करने वाली हेक्सागोन की गिल्ड की मैनेजर होने वाली थी, जो कि यहाँ पर अपनी जॉब को चेंज करने के लिए इस लाइब्रेरी के अंदर हमेशा पढ़ाई किया करती थी। और एक दिन वो इस बुक के अंदर सो गए, जिसकी वजह से वो अचानक से इस जगह पर आ गई और उससे ही वो स्किल मिली। जबकि मैंने उसके स्किल को यहाँ पर चोरी करा है तो मुझे इसके बदले उसे एक मील खिलाना पड़ेगा। वही पर सिस्टम मुझसे ये पूछती है कि क्या तुम अपनी स्टोरीज को लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज को देना चाहते हो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा सूहू होता है वो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे फ्यूचर में होने वाली मेजर चीजों को चेंज करने के लिए अपनी मेमोरीज तो चाहिए होगी ना। और वो ये सब कहने के बाद इस चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और उसके पास जितनी भी मेमोरीज होती है वो उसके माइंड के अंदर आने लगी होती है, जिसे कि आज तक उसने देखा या फिर सुना होगा। वहीं पर इसके लिए उसे एक स्किल दी जाती है जिसका नाम लाइब्रेरी ऑफ मेमोरीज होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी मेमोरीज के ऊपर एक्सेस कर सकता है, जिसे कि उसने आज तक देखा और साथ ही साथ ये रिकमेंडेड मेमोरीज को आसानी से यहाँ पर देख सकता है। वहीं पर इस स्किल को हासिल करने के बाद जो हमारा सूहू होता है वो इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करता है और वो चला जाता है उस पल के अंदर जब उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया होता है। वहीं पर जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तो वो अच्छे तरीके से इन सभी चीजों के इमोशन को सेंस कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं इन लोगों को कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ। वहीं पर उसे ये सब कह रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने के विंडो की तरफ पड़ती है। जब जो वो गिर रहा था तो उसके सामने जो विंडो आई थी उसका ऊपर सीन पड़ता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो विंडो होती है वो उसे ये कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर हो सकते हो और तुम रियलम ऑफ ट्रांसेंडेंट के ऊपर सबसे पहले पहुंच सकते हो। वहीं पर इसके साथ ही जो सिस्टम होती है वो रिबूट हो जाती है। वहीं पर इस चीज को देखकर जो हमारा सूहू होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ही वो अपने लास्ट मेमोरी से बाहर की तरफ आ जाता है और यह सोचता है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम ने मुझे वापस भेजा है। मुझे याद है कि मैं मरने से पहले स्वर्ड यूनिटी तक पहुंच चुका था और साथ ही साथ मैंने अपना पहला एसएस ग्रेड का स्किल को भी हासिल कर लिया था, जबकि मैं पहली दफा यहाँ पर ट्रांसेंडेंट के ऊपर पहुंचा था। तो इसलिए इस चीज ने मुझे दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी थी। मैंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना था, तो इसका मतलब यह है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है जिसकी वजह से मैं पास्ट के अंदर आया हूँ। वहीं पर जो सूहू होता है वो इसके बाद टैक्सी को पकड़कर कहीं पर जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि चाहे किसी भी रीजन की वजह से मैं पास्ट के अंदर आया हूँ उससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस जगह पर अपने साथ होने वाले हादसों को रोकना है और साथ ही साथ मुझे इस जगह पर इन सभी गेट्स और कैजुअलिटीज को भी रोकना है। इसलिए मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द स्ट्रोंगर बनना है। इसलिए मुझे अपने कीमती टाइम का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा और वो अभी के वक्त पर खड़ा होता है नेक्सस गिल्ड के सामने, जो ये नेक्सस प्राइवेट हंटर एकेडमी होती है। उसे देखकर जो हमारा सूहू होता है ये सोच रहा होता है कि कहा जाता है कि ये इस कंट्री के सबसे लार्जेस्ट गिल्ड मानी जाती है, इसलिए मुझे अभी पैसों की जरूरत है, इसलिए अंदर की तरफ जाकर पैसे बनाए जाए। वहीं पर जब वो अंदर की तरफ जाता है तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उससे यह पूछती है कि आखिर आप अभी के वक्त पर क्यों आए हुए हैं। इस पर सूहू यह कहता है कि मैं डायरेक्टर किम सोयू से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर जो ये रिसेप्शनिस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये पूछती है कि क्या आपने इसके लिए एक अपॉइंटमेंट रख रखा है क्या। सूहू ये कहता है कि नहीं, मैं तो बस अभी आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ डिस्कस करना है। रिसेप्शनिस्ट ये कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि जो शेड्यूल है वो इस जगह पर हो चुकी है, इसलिए आपको एडवांस में शेड्यूल करना पड़ेगा। इस पर हमारा सूहू उससे यह कहता है कि तो क्या तुम उसके लिए मेरा एक मैसेज छोड़ सकती हो। तुम उससे यह कहना कि सिंदोरिम स्टेशन के ऊपर एक गेट अपीयर हुआ था, उसे अकेले क्लियर करने वाला बंदा यहाँ पर आया हुआ है। वहीं पर इसी के साथ हमें कुछ समय के बाद डायरेक्टर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो डायरेक्टर होती है वो हमारे सूहू को वेलकम करते हुए ये कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं नेक्सस एकेडमी की डायरेक्टर किम सू हूँ।
वहीं पर जो सुहू होता है वो भी अपने बारे में उन्हें बताता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो इनकी कन्वर्सेशन होती है वो शुरू हो जाती है। वहीं पर सुहू ये बताता है कि वो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आया हुआ है क्योंकि कल जो हंटर लाइसेंस टेस्ट होने वाली है उसके अंदर हमारा सुहू भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना वाला है, इसलिए वो इस जगह पर स्कॉलरशिप के लिए आया हुआ है। उसकी बात को सुनकर किम सू उससे ये पूछती है कि तुम्हारा अवेकन हुए कितना टाइम हो चुका है। सुहू ये कहता है कि मैं आज ही के दिन पर अवेकन हुआ था। ये सुनकर डायरेक्टर किम सू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या मैंने इस जगह पर सही सुना? तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम एक ऐसे अनरजिस्टर्ड हंटर हो जो कि आज ही अवेकन हुआ था और वो कल के दिन पर हंटर लाइसेंस टेस्ट देने वाला है। लेकिन साथ ही साथ तुम ये वही पर्सन हो जिसने अकेले ही एक डंजन को यहाँ पर क्लियर किया था। सो हमें जवाब देता है और वो आगे ये बताता है कि मेरे अवेकनिंग करते के साथ ही मैं बहुत ज्यादा लकी था क्योंकि मेरा मुलाकात इस जगह पर हंटर कोरियन एसोसिएशन के एक हायर अप के साथ हुआ और उसने मेरी हेल्प करी इस जगह पर एक स्पोर्ट को हासिल करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर टॉप पोजीशन को हासिल करना चाहता हूँ। अगर मैं टॉप कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर पास हो जाता हूँ तो क्या आप इस जगह पर मुझे नेक्सस स्कॉलरशिप देंगे क्या? वहीं पर सुहू ये सोच रहा होता है कि एक नए हंटर को यहाँ पर टॉप में आना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे ये बिलीव है कि मैं टॉप पर आ सकता हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम इसके ऊपर यकीन करना चाहती हो या फिर नहीं। वहीं पर डायरेक्टर किम सू ये कहती है कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुमने अकेले ही एक गेट को क्लियर कर दिया था, लेकिन जो हंटर टेस्ट वो बिल्कुल पूरे तरीके से डिफरेंट होती है। यहाँ पर हंटर टेस्ट के अंदर जो पासिंग मार्जिन है वो सिर्फ 20% की ही होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 20% लोग ही बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं। इस पर सुहू उससे यह कहता है कि लेकिन तुम्हें इसको एक्सेप्ट करने में कोई भी घाटा नहीं जाता है। अगर मैं पहले प्लेस पर नहीं आता हूँ तो तुम मुझे स्कॉलरशिप मत देना। इस पर किम सू ये कहती है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर हमारे अलावा 2 और अकेडमी मौजूद थी जैसे कि हेक्सागोन और प्राइम, तो आखिर तुम यहाँ पर नेक्सस अकेडमी के पास क्यों आए हुए हो? इस पर सुहू ये कहता है कि यहाँ पर मैं इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि अभी के वक्त पर जो नेक्सस वो पूरे तरीके से पछतावे वाली सिचुएशन के अंदर फंसी हुई है। उसकी बात को सुनकर जो डायरेक्टर किम सू होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर हमारा सुहू आगे ये बताता है कि जैसा कि मुझे ये पता है कि जो नेक्सस अकेडमी है वो इस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा लार्जेस्ट अकेडमी मानी जाती है, लेकिन कुछ सालों से तुम यहाँ पर एक फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के विनर को सिक्योर करने में नाकामयाब रहे हो, इसलिए यहाँ की जो स्टूडेंट की संख्या वो गिरती जा रही है। इस पर किम सू भी यह बताती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन ये सच है। अगर हमारे पास टॉप स्टूडेंट नहीं रहते हैं तो बाकी के स्टूडेंट भी हमारे पास नहीं आएंगे। क्या हो अगर मैं इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं? क्या हो अगर ये टॉप पर आ जाए तो? अगर ऐसा होता है तो हमारी अकेडमी की जो इज्जत है वो फिर से वापस आ जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो फिर से हमारे अकेडमी के अंदर आना शुरू कर जाएंगे, इसलिए हमें इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये एक ऐसा प्रपोजल है जिसके अंदर हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, इसलिए मुझे नेचुरली इसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। वह पूछती है कि आखिर तुम्हें कितना पैसा यहाँ पर स्कॉलरशिप के अंदर एक्सपेक्टेशन के ऊपर रखा हुआ है? इस पर सुहू ये कहता है कि आखिर एक टॉप स्टूडेंट को कितना स्कॉलरशिप दिया जा सकता है? इस पर डायरेक्टर किम सू ये बताती है कि स्कॉलरशिप के अंदर एक स्टूडेंट को पूरे साल की जो फीस होती है उसे नहीं देना पड़ता है और साथ ही साथ उसे 30 मिलियन की जो रकम है वो दी जाती है। और साथ ही साथ अगर वो बंदा नेक्सस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहे तो नेक्सस गिल्ड को भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि तुमने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया होगा। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हें कितना यहाँ पर पैसों की जरूरत है? इस पर हमारा किम सू ये कहता है कि मुझे यहाँ पर 300 मिलियन वॉन की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर इतना मिल जाए तो। उसकी बात को सुनकर किम सू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर सुहू ये कहता है कि अगर आपके अकेडमी के अंदर एक टॉप स्टूडेंट आ जाता है तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो उसके हिसाब से जो ये अमाउंट है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल है। इस पर किम सू भी ये कह रही होती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकती
क्योंकि जो बंदा वो बिल्कुल पूरे तरीके से सच कह रहा है, इसलिए वो इस चीज के लिए मान जाती है और वो यह कहती है कि अगर तुम पास हो जाते हो तो मैं तुम्हें 300 मिलियन वोन देने के लिए रेडी हूँ। चलो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए जाती हूँ। इसी के साथ ही हमें नेक्सस एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक बंदा होता है वो हमारे सुहो को नेक्सस एकेडमी यहाँ पर घुमा रहा होता है। वहीं पर ये देखकर जो हमारा सुहो होता है ये कहता है कि जो ये जगह है तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो मुझे रिसोर्सेस की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। वहीं पर जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो इस जगह पर नींद में लग रहा होता है, इसलिए वो नींद में ये कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि जो ये एकेडमी वो साउथ कोरिया के अंदर लार्जेस्ट एकेडमी मानी जाती है। हमारा सो भी ये गेस कर लेता है कि इस बंदे को जबरदस्ती उठाकर उसके साथ भेजा गया है। वहीं पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है इतने लेट नाइट को उसके साथ घूमने के लिए। इस पर ये नींद वाला बंदा ये कहता है कि आप हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, इसलिए मेरा ये तो करना फर्ज है। तभी हमारे सोहो की नजर किसी के ऊपर पड़ती है और वो उससे ये कहता है कि यहाँ पर प्लेग्राउंड के अंदर मुझे किसी को दिखाई दे रहा है, क्या वो पर्सन इस जगह पर एक स्टूडेंट है। इस पर हेल्पर ये बताता है कि हाँ वो फिर से अभी के वक्त पर ट्रेनिंग कर रहा है, वो लगातार इतने टाइम तक यहाँ पर ट्रेनिंग करता रहता है, वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट माना जाता है। वह पूरे सब कहने के बाद उस पर्सन से ये कहता है कि दायहान जो प्रैक्टिस है वो इस जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने बॉडी का भी ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए। इस पर दायहान ये कहता है कि जबकि मुझे इस अकेडमी में आए हुए 3 साल हो चुके हैं तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। वही पर दायहान को देखकर जो हमारा सुहो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये बताता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने दायहान के साथ बहुत सारे रेड किए थे। उस समय पर ये जो बंदा था वो इस जगह पर कंट्री के अंदर टॉप टैंकर माना जाता था। जो इसकी मेंटल स्ट्रेंथ और जो इसकी डिफेंस थी वो तो सच में बहुत ज्यादा इमेंस थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि टाइम बीतने के साथ ही जो टैंकर की यहाँ पर वैल्यू थी वो पूरे तरीके से गिर चुकी थी। हालांकि उसने अभी के वक्त पर एक एक्स को पकड़ा हुआ देखकर मुझे ये पता चल चुका है कि उसे अपने एप्टीट्यूड के बारे में पता नहीं चला है। तो चलो इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके साथ दोस्ती कर लिया जाए, क्योंकि जो दायहान है वो जल्दी ही यहाँ पर ज्वाइन करने वाला है नेक्सस के अंदर। इसलिए मुझे इस चीज का फायदा उठाते हुए उसके अपने वाले एसोसिएशन के अंदर ज्वाइन कराना चाहिए, ताकि मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा मिले और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकूं। वहीं पर जो हेल्पर होता है वो दायहान को हमारी सुहो के बारे में बताता है। वहीं पर जो दायहान होता है वो उससे ये कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है कांग दायहान। वहीं पर सुहो उससे ये कहता है कि जितना मुझे सुनने को आया है तुम एक देश टेकर हो ना, तो क्या तुम यहाँ पर अपने मेन वेपन के तौर पर एक्स का इस्तेमाल करने वाले हो। दायहान हमें जवाब देता है। सो ये कहता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुमने बेटल एक्स को क्यों चूज किया है। दायहान ये कहता है कि मैं यहाँ पर एक मेली यूजर बनना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया कि मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे यहाँ पर एक्स को चूज करना चाहिए था। वही पर हेल्पर भी ये कहता है कि अगर पावर की बात करी जाए तो बेटल एक्स के सामने कोई भी चीज नहीं टिकने वाली है। वही पर हमारा सुहो उससे ये पूछता है कि अगर तुम कितने टाइम से इस बेटल एक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर दायहान ये बताता है कि मुझे सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे इस चीज को यहाँ पर प्रोफिशिएंट करने के लिए लगभग 2 साल लग गए। वहीं पर इसकी वजह से हमारा सुहो ये कहता है कि इसलिए जो ये चीज है वो तुम्हारे एप्टीट्यूड के साथ यहाँ पर रिएक्ट नहीं करती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे यहाँ पर गधापन कहा जाए या फिर जाहिलपन। इसने आज तक एक भी मर्तबा अपने वेपन को स्विच करने के बारे में नहीं सोचा था। वह उसे परेशान देखकर जो दायहान होता है वो उससे ये पूछता है कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वह पर इसकी वजह से हमारा सुहो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर नेक्सस एकेडमी का भड़कते हुए ये कहता है कि जो ये एकेडमी वो तो अपने स्टूडेंट के ऊपर ध्यान भी नहीं देती है कि आखिर उसके ऊपर कौन सी चीज यहाँ पर सूद खाएगी। वही पर वो दायहान से ये कहता है कि मैं किसी चीज के बारे में यहाँ पर सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने कंफर्टेबल वाली वेपन्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर स्टेज से मिलती है। दायहान ये कहता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। सो ये कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहाँ पर अपनी स्किल प्रोफिशिएंसी को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हो, और जो बाकी की चीजें होती है वो इससे पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं इस सेंस के हिसाब
हिसाब से बात करूँ तो जो ये बेटल एक्स है वो तुम्हारे ऊपर जरा बराबर भी सूट नहीं करता है मिस्टर कांगन। अगर मैं फैक्टली बात करूँ तो तुम्हें इस चीज को प्रोफिशिएंट करने के लिए 2 साल लग गए। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हारे साथ कंपेटेबल नहीं है। वह पर इन सभी चीजों की वजह से जो दाइहान होता है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वह पर सुहो ये बताता है कि ये सच बात है कि जो बेटल एक्स है उसके पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। हालांकि अगर तुम इससे सामने की तरफ अटैक करते हो तो इससे बहुत बड़ा गैप बनता है। अगर तुम उस समय प्रिपेयर्ड नहीं रहे तो सामने वाला पर्सन तुम्हें यहाँ पर खत्म कर सकता है। जैसा कि आपने ये बताया कि जो आपकी बॉडी वो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि आपको एक टैंक होना चाहिए था। इसकी वजह से दाइहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यह कहता है कि क्या यह सच है, मैं इस चीज को यहाँ पर 3 साल से संभाल रहा हूँ। इस पर सुहो यही कहता है कि मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसे सीखने के लिए 3 साल लग गए, इसलिए चीज पूरे तरीके से बकवास है। मैं यह चाहता हूँ कि आप एक हाथ के अंदर एक अपने शील्ड को पकड़े और दूसरे हाथ के अंदर ब्लड गियोन का इस्तेमाल करें। अगर आप ये करते तो पक्का आपकी जो स्किल्स वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पर दाइहान ये कहता है कि तुम ये रिकमेंड कर रहे हो कि मुझे अभी के वक्त पर एक टैंक बन जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं और भी ज्यादा मुसीबत के अंदर पड़ सकता हूँ क्योंकि कल एक टेस्ट होने वाला है। सो ये कहता है कि मिस्टर दाइहान आपको क्या लगता है जो पार्टी की कोर होती है वो क्या होती है? क्या वो एक मेज होती है? नहीं, जो पार्टी की कोर होती है वो इस जगह पर एक टैंक होती है, क्योंकि जो टैंक होता है वो इस जगह पर मेज और हीलर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसे इस जगह पर पार्टी की कोर कहा जाता है। और इतना ही नहीं, वो बहुत तरीकों से अपनी पार्टी की हेल्प करता है। तो क्या इन सभी चीजों को जानने के बाद क्या आप इसके ऊपर यहाँ पर राजी होने वाले हैं? उसकी बात को सुनकर जो दाइहान होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यह कहता है कि तो बहुत ज्यादा अच्छी बात, मैं पक्का इसके ऊपर ट्राई करने वाला हूँ। इस पर सो ये सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जो ये बंदा है वो इस जगह पर डिमोटिवेट नहीं हुआ। वह पूरे सब कहने के बाद उसे गुड लक करता है। वह पर इसके बाद जो दाइहान होता है वो यहाँ पर से चला जाता है। वह पर जो हेल्पर होता है वो यह कहता है कि डायरेक्टर ने मुझे यह कहा कि आपको अकेडमी का टूर कराना है, तो इसलिए मैंने आपको गेस्ट के साथ मुलाकात कराया, लेकिन क्या आप एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर आए हुए हैं क्या, जिसकी वजह से आपने उसकी इतनी ज्यादा एडवाइस और हेल्प कर दी? इस पर सुहू ये कहता है कि नहीं, मैं एक इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। वह पर वो आगे ये बताता है कि मैं यहाँ पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर आया हुआ हूँ। उसकी बात को सुनकर जो हेल्पर होता है वो इसके बारे में और पूछता है, लेकिन जो हमारा सुहू होता है वो इस बात को इग्नोर करते हुए बात को फेरते हुए कहता है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेडी हो चुका है, अगर हाँ तो यहाँ पर से चलना चाहिए। वहीं पर इसी के साथ ही में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन के अंदर हंटर टेस्ट होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत सारे हंटर्स अपने हंटर लाइसेंस को लेने के लिए आए हुए होते हैं और वो सभी के सभी लोग पीक कंडीशन के अंदर आए हुए होते हैं। लेकिन जो हमारा सुहू है वो इस जगह पर अपने चेहरे के अंदर डार्क सर्कल्स लेकर बैठा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कल रात को ज्यादा ही घूम फिर रहा था, इसलिए वो सो नहीं पाया। वह टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इनका ड्रग टेस्ट लिया जाने वाला होता है। इसलिए जो हमारा सुहू होता है वो अपने ड्रेस को चेंज करके ड्रग टेस्ट को देने के लिए आ चुका होता है। वह पर जो सुहू होता है ये बताता है कि ये टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं जो कि यहाँ पर ड्रग्स ब्लफ का इस्तेमाल करते हुए आए हुए हैं, जिसकी वजह से लेवल 5 के बंदों के अंदर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकल रही है। और यहाँ पर एक बंदे ने ये सब नहीं किया बल्कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये सब किया है। वहीं पर लोगों के ऊपर झांकने की वजह से जो हमारे सुहू की जो मैजिक डिटेक्शन होती है वो इस जगह पर बी लेवल पर पहुंच जाती है। वहीं पर इसकी वजह जो हमारा सुहू होता है वो और भी अच्छे तरीके से इन लोगों के एनर्जी को यहाँ पर सेंस कर पा रहा होता है और उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे चीटर्स भरे हुए हैं, इसलिए वो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए टीम लीडर जंग को बताने के बारे में सोचता है। वहीं पर इसी के साथ हमें रिटर्न टेस्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि शायद से मैं इस बार फेल होने वाला हूँ, इसलिए मुझे अगले साल फिर से एग्जाम की टेस्ट देने होने वाला पड़ेगा। वही जो हमारा सुहू होता है वो तो इस जगह पर कोई भी फिक्रमंद नहीं होता
होता है क्योंकि उसने अपने मेमोरीज ऑफ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छा टेस्ट दिया होता है, इसलिए उसे चीटर वाली फीलिंग आ रही होती है। तभी उसके सामने जो टीम लीडर जंग होता है वो आ जाता है और वो उससे टेस्ट के बारे में पूछता है। तो सोहो ये कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मैं पास कर जाऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। इस पर टीम लीडर जंग ये बताते हैं कि हमारे पास बहुत कम मेंबर्स है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप तो डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप पास कर जाएंगे, लेकिन जो ये रिटर्न टेस्ट था वो सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो तो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। इस पर सोहो यह कहता है कि मुझे यह लगा कि मैं यहाँ पर उसे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन टीम लीडर क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इस पर टीम लीडर जंग यह कहता है कि अगर आप टेस्ट के अलावा कुछ और पूछना चाहते तो ठीक है, मैं इसके बारे में बताने के लिए रेडी हूँ। वहीं पर उसकी बात को सुना जो हमारा सोहो होता है यह पूछता है कि यह चीज उतनी भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने पहले यह देखा कि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर बफ चेक नहीं किया था, क्या इसकी कोई रीजन है। उसकी बात को सुनकर जो टीम लीडर जंग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सोहो यह कह रहा होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो यह सब कहने के बाद अपने डिटेक्शन एनर्जी के अंदर टीम लीडर जंग को भी ले आता है और वो सभी से यह कह रहा होता है कि यहाँ पर ड्रग डोपिंग को वहाँ पर रोकने के लिए जो एसोसिएशन होती है वो इस जगह पर यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट लेती है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए यहाँ पर चीटिंग आइटम को लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाती है, इसलिए उनके जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें भी चेंज कर दिया जाता है। लेकिन वो ये चेक नहीं करते हैं कि क्या जो ये इंडिविजुअल बंदा है वो इस जगह पर अपने चीटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चीट कर रहा है। यहाँ पर जो मैजिक डिटेक्शन होती है उसकी मदद से आप इन सभी चीटर्स को यहाँ पर पता लगा सकते हैं, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ एक्शंस लें। उसकी बात को सुनकर जो टीम लीडर जंग होते हैं वो यह कहते हैं कि इस चीज के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट से पहले इस चीज के ऊपर टेस्ट करूंगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा सोहो यह कहता है कि हाँ प्लीज आप ये करें, और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ प्रैक्टिकल टेस्ट को यहाँ पर देने के लिए। वह उसके जाने से पहले जो टीम लीडर जंग होता है वो यह कहता है कि मैं यह चाहता हूं कि आप इस टेस्ट के अंदर पास हो जाएं, क्योंकि मैं बेसब्री से यहाँ पर आपके साथ काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये होप करता हूं कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर अच्छा मार्क्स लाएं। इसलिए जो हमारा सोहो होता है वो उनका शुक्रिया अदा करता है। वह पर इसी के साथ ही में आधे घंटे के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के वेन्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे VR मशीन पड़े हुए होते हैं, जहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी इन्हें बताया जाता है कि जो टेस्ट है वो अभी इस जगह पर 2 घंटों के बाद होने वाली है, क्योंकि जो डाइव कैप्सूल्स है वो उनके अंदर कुछ खराबी आ चुकी है, इसलिए आप कैफेटेरिया के अंदर लंच करने के लिए जा सकते हैं। वहीं पर हमारा सोहो को यह समझ में आ चुका होता है कि जो ये चीज है वो सिर्फ बहाना है, जो टीम लीडर जंग है वो इसका इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों के चीटिंग ब्लफ्स को यहाँ पर चेक करने वाला है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि इस टेस्ट को देने के लिए टोटल मिलाकर 1200 कैंडिडेट्स आए हुए हैं, और जो इसकी पासिंग रेट है वो 10% से भी कम है। अगर हम लोग यहाँ पर चीटर्स को यहाँ पर खोज लेते हैं तो शायद से जो इसकी पासिंग रेट है वो 7% पर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो लोग भी पास करेंगे वो टॉप नॉच टैलेंट से माने जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर इन सभी लोगों के अंदर यूजफुल लोगों को यहाँ पर खोजना चाहिए। तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है, जहाँ पर 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते। पहला पर्सन यह कहता है कि हे मिस्टर, चलो यहाँ पर एक मैच करते हैं। दूसरा पर्सन यह कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम फाइट क्यों करना चाहते हो, जल्दी करो यहाँ पर से दफा हो जाओ। पहला पर्सन ये कहता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक स्पार करना चाहते हो। क्या तुम इस जगह पर अपने स्किल्स को रिवील करने से डरते हो क्या? उसकी बात को सुनकर दूसरा पर्सन उसके कॉलर को पकड़ते हुए यह कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, जल्दी करो और तुम दफा हो जाओ, तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश मत करो। इसकी वजह से पहला पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यह कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की, और वो अपने वेपन को निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है कि क्या हो अगर मैं पहले तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूं। इसकी वजह से दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो पहला पर्सन होता है उस पर्सन के ऊपर अटैक करने लगा होता है, लेकिन तभी इनके बीच में जो हमारा सोहो होता है वो आ जाता है। इसकी वजह से पहला पर्सन पीछे की तरफ चला जाता है। वहीं पर दूसरा पर्सन ये कह रहा होता है कि क्या तुम अपने माइंड को खो चुके थे। वहीं पर सोहो से ये कहता है कि आप प्लीज यहाँ पर शांत हो जाए, मैं इस चीज को यहाँ पर शांत करने वाला हूँ। दूसरा पर्सन ये पूछता है कि क्या तुम एक ऑफिसर हो। सोहो यह कहता है
है कि नहीं मैं भी एक टेस्ट टेकर हूँ, यहाँ पर आपका इन सभी चीजों के ऊपर इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर से चले जाए। और वह सब कहने के बाद उस दूसरे पर्सन को यहाँ पर भेज देता है। वहीं पर पहला पर्सन ये पूछता है कि आखिर तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। इस पर सू अपने बारे में बताता हुआ ये कहता है कि मैं तुमसे इस बार करना चाहता हूँ। तो हाँ, इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। तो नेक्स्ट राउंड में हमें दिखाया जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय एंड टेक केयर।